हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो तो उसमें तो काफ़ी ही ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टेट से सब्जेक्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज मैंने क्वेश्चन को हिडन कर रखा, फिर जैसे जैसे आप इसलिए कर रखा कि आप भी इसको देखें कि आप कितना इसका आंसर सही कर पा रहे हैं। तो ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आज का। अशोक के अभिलेख की लिपि क्या थी? ऑप्शन में है आपका, ठीक है, ऑप्शन है आपका अशोक की लिए लिपि क्या थी? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और प्रकृति। तो अशोक की जो वो थी, ये थी ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चलो, इसमें तो मैंने नहीं किया, देखो आगे है। पूर्ण विक, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दी तक जीवित रही? तो सही आंसर है 5 शताब्दी तक। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो दो अस्थाई उपहार दिए थे वो क्या थे? देखो, इसका दो जगह मैंने दो आंसर देखा, लेकिन मुझे तो यही सी आंसर सही लग रहा है। एक जगह गेहूं और कपास था, बट ताम्र और कांस्य आंग्ल प्रौद्योगिकी ही होगा। देखो, हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को दो अस्थाई उपहार ताम्र और कांस्य आंगलन प्रौद्योगिकी प्रदान की थी। संभवतः सभ्यता ने, लेकिन देखो, सभ्यता ने मानव दो अस्थाई उपहार, ऐसे तांबा पहले विकसित हो चुका था। जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, अगर पूछा जाए कि सबसे पहली जो धातु मनुष्य ने खोजी, वो तांबा ही था। ठीक है, और जो लोहा है वो सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में खोजा गया। और जो हड़प्पा का सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांसा कैसे बनता था? तांबा और टीन को मिला के कांसा बनता था। तो एक जगह मैंने गेहूं और कपास का भी आंसर देखा है। ठीक है, तो इस पे डाउट ही है मुझे दोनों में ही। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो ये बने होते थे आपके मिट्टी के अच्छी तरह पकाए हुए होते थे। ठीक है, क्या बोलते थे उसको? मन का। ठीक है, चूना और लाइम से बना होता। अगला क्वेश्चन है, लोथल और चाहुंद्रो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो मन का उत्पादन था। ठीक है, मन का उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा कालीन नगरों पर शासन की व्यवस्था कोई मतलब ज्ञात नहीं है, अज्ञात था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो ये कृष्णा नदी घाटी दक्षिण वाला जो भाग है उसकी जानकारी नहीं थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है? तो वो है पुराण, वो नहीं है। बाकी कौन से अंग है? संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद है। आगे है, देखो चार भागों में बांटा गया है वेदों को। संहिता, वेदों की संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो अरण्यक अगर होता तो अरण्यक भी है, बस पुराण नहीं है इसमें। ये चार याद रखना। कौन चार भाग हैं? वेदों की संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, आगे चलते। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, इस वाक्य को कहाँ बोला गया है? इस वाक्य अथर्ववेद में बोला गया है। अगला है, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, आगे, बुद्ध के प्रवचन का संकलन प्रसिद्ध धम्म निम्नलिखित में से किस का अंग है? तो ये है आपका सूत्र पिटक का अंग है। आगे है, क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो ये थे कनिष्क के समकालीन, ऑप्शन सी, कनिष्क के समकालीन थे। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फिया का दूत कौन था? तो ये था डायनोसियस, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में कौन पक्ष अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। तो पापों से भय, ऑप्शन नंबर डी। और क्या क्या है? अहिंसा है, मतलब अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा, व्यवहार में संयम, सभी के साथ समान व्यवहार, पापों से भय, ये नहीं है। अगला है, अशोक के किस शिलालेख में युद्ध और हिंसा के कारण जनहित उनके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती? ये धौली और जौगड़ जौगड़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कश्मीर। तो केरल और तमिलनाडु नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है, जनपद जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारी का सही अवरोह क्या था? तो प्रादेशिक था, रजुक था और उक्त था। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध, तो ये है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं था? ठीक है, तो बाकी सब उत्कीर्ण थे, तो कुब्बड़ वाला वृष था, हाथी था, अश्व था, हिरण नहीं था। ठीक है, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? तो ये किया था महिपाल को पराजित किया था। ठीक है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखो, ऐसे संस्थापक था विजयालय, मतलब अगर संस्थापक पूछेगा तो विजय, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? राजराज प्रथम थे, राज प्रथम। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोह क्रम है? तो वहां था मंडलम, कोट्टम और नाडु। मंडलम, कोट्टम और नाडु, मंडलम, कोट्टम और नाडु। अगला, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत के थे, शैव मत के थे। आगे, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु प्रभु सत्ता संपन्न शासक कौन था? तो कुतुब इल्तुतमिश था। देखो, संस्थापक पूछे तो कुतुबुन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक होगा तो इल्तुतमिश था। लोधी वंश के शासक किस जाति का या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? तो वो विशुद्ध अफगानी थे वो। ठीक है, विशुद्ध अफगानी थे। अगला, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियम के पीछे क्या उद्देश्य था? तो सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना। ठीक है, आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधित प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? तो ये व्यापार स्तर पर नकली बहुत सारे सिक्के ढल गए थे, इसी के कारण। ऑप्शन बी। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिर अस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बहमनी साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी है? तो आमिर ए सहा सहा सदा सहा सादाहा विद्रोह, अमीरान ए सादाहा विद्रोह। ऑप्शन डी। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त था? रायचूर दोआब। ऑप्शन डी। बहमनी साम्राज्य में अफाकी कौन थे? तो थे ईरानी, इराक, तुर्क, अरब देश से आए मुसलमान अप्रवासी है बहमनी साम्राज्य में। ऑप्शन ए। आगे है, कौन से सुल्तान ने स्वयं को नायाब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि? तो बलबन ने अपने आप को नायाब खुदाई और ईश्वर का प्रतिनिधि बोला था। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश कहा जाता है। खिज्र खां पैगंबर वंश का था। ठीक है, पैगंबर वंश का था। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? तो वो था अमीरों के मतव्य की गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति
की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। वजीर क्या था? तो वजीर था आपका गुप्तचर और सूचना एकत्रित करने वाला वजीर। तो वजीर जो था, वजीर गुप्तचर और सूचना एकत्रित करने वाला था। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। आगे है सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदाधिकारी कौन था? नायाब ए मुल्क। नायाब ए मुल्क। देखो, मोइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में अपनी शासन सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए तुर्क अधिकारी ने एक नवीन पद नायाब ए मुमलकत की स्थापना की। यह पद संरक्षण के समान होता था। पदासीन व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। सर्वप्रथम यह पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एत्तगीन को मिला था। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो ये गोलकुंडा को शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर पश्चिमी सीमांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो कंधार। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कंधार की विजय थी। 1595 में कंधार बिना किसी युद्ध के मुगलों को प्राप्त हो गया। कंधार पर्सिया के हाथ में था, परंतु वहां के तत्कालीन किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के संबंध पर्सिया दरबार से खराब हो गया। और ठीक है, आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना की थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला है मुगल शासन काल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट को इस्लामी परंपरा का पालन करना पड़ता था। अगला, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो अकबर ने किया था। मुगल प्रांतीय प्रशासन की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्न कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो दीवान। परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? सिकदार होता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी एवं एक सैनिक अधिकारी था, जिसका प्रमुख उत्तरदायित्व परगने में शांति और व्यवस्था स्थापित कर रखना तथा लगान वसूल करने में सहायता देना। अकबर ने अमील की नियुक्ति परगने की मालगुजारी वसूल करने के लिए किया था। वित्तिची यह एक लिपि था जो भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। पोतदार यह परगने का खजांची होता था। आगे है, भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के संबंध में की जाती है? तो चंगेज खान के, ऑप्शन बी। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंद बना लिया? महावत। मुस्लिम कानून का प्रतिपादक करने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी था? तो ये था, ये देखो, इसमें भी ना, इसमें तो ए आंसर दिया हुआ, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। बट कहीं कहीं मीर आदिल भी मुझे मिला है, मैंने तो एक दो बुक से किया है, मतलब सेट लगाया है, तो एक जगह काजिल, लेकिन ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया। अगर आपको कभी लगे कि नहीं ये वाला आंसर, किसी किसी आप प्रैक्टिस सेट देखोगे तो उसमें ये भी आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अकबर ने किस घटना के समानार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से सलीम के जन्म के समय। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अकबर कालीन किस भवन या किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? तो दोनों मिली थी, ए और बी, ठीक है। आगे चलते, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन नवीन प्रांत का गठन था? तो उड़ीसा है, उड़ीसा, ऐसे उड़ीसा होगा, मैंने एक जगह मैंने आंसर देखा तो उड़ीसा है इसका, इसमें तो कोई नहीं दिया स्टार बना, बट उड़ीसा है इसका आंसर। 500 से 2500
से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो इनको अमीर कहा जाता था। ठीक है, आगे मुगल नौसेना का सेनापति होता था मीर ए बहार। मीर ए बहार, वाह, मीर ए बहार बड़ा अच्छा नाम है, मीर ए बहार। और अगर आप लोग जो वीडियो देखोगे तो आप बताना कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो, ये दोनों जरूर बताना। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन भी मिलेगा और जॉन कंपनी, ऐसा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्यतः किस रूप में वह मिली थी? तो ये मिली थी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी। थियोसोफिकल सोसाइटी के साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति और भरपूर समर्थन प्राप्त है, तो यह है डी, भारत के युवकों की शिक्षा। अगला है, भारतीय जनता ने किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो? तो ये विवेकानंद का फेमस कोटेशन है। आगे है, हाँ, निम्नलिखित में किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था? चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव में किया था। आगे है, किसके हाथ से बुने एक खादी के वस्त्र पहनने कर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? तो गणेश वासुदेव जोशी ने। देखो कितना अंदर से क्वेश्चन है। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध है वो है गोपाल हरि देशमुख। किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की वायु प्राण है? तो ये अरविंदो घोष ने कहा था। ये भी वक्त याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु प्राण बोले थे। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वेदों की और लौटो लौटो आदर्श वाक्य किसने बोला है? दयानंद सरस्वती ने बोला। ये देखो, यू टीजीटी में 63 क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक पार्ट से 162 करने रहते हैं और एक से 63, यानी 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। कोई भी एग्जाम के दौरान ही आपको सेलेक्ट करना कौन सा 2 पेपर आप देना चाहते हो, ऐसे नहीं फॉर्म में ऐसा कुछ भरना नहीं रहता है। तो उसी के हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। ये एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आप राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, बिहार के हो, कहीं भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और किसी वजह से ये मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की काफ़ी सारी क्लासेस, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, तो आप उसे देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से हिस्ट्री और पॉलिटिकल कंप्लीट करा रही हूँ ऑनलाइन फॉर्म में, वो भी आप देख सकते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके प्रिपरेशन करने वाले ग्रुप होंगे उनमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। मेरा चैनल अभी नया है, तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड, मैं और मेहनत करूँगी आपके लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।